अस्सलाम वालेकुम। तहरीक बकाए उर्दू पेज पर आपने मुझे इनवाइट किया, मदऊ किया, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। थोड़ा सा वक्त लग गया, शायद नेट प्रॉब्लम थी या जो भी था, इसमें आपको इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरा नाम चश्मा फ़ारूकी है, मैं दिल्ली से ताल्लुक़ रखती हूँ। इरफान साहब से मेरी मुलाकात बहुत खूबसूरत अंदाज में हुई। वो ऐसे कि मेरे 5000 दोस्त पूरे हो चुके थे, तो मैंने एक दूसरी आईडी बना ली। तो डेली मेरे पास नोटिफिकेशन आते थे कि किस किस की सालगिरह है। तो जब इरफान साहब की सालगिरह आई तो मैंने उनको विश किया, और जब विश के बाद में उनका इत्तेफाक से वो ऑनलाइन थे, फ़ौरन ही उनका जवाब भी आ गया। तो उसी दरमियान फिर हमारी 2-3 बार बातचीत हुई। तो उन्होंने मालूमात की आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो मैंने उनको बताया। तो जब उनसे बात होने लगी तो उन्होंने बताया कि ऐसे से हम ये तहरीक बकाए उर्दू पेज पर काम करते हैं और आप उस पर आइए। तो मैंने सोचा रमज़ान शरीफ है, ज़रा रमज़ान शरीफ निकल जाए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम को करेंगे। तो इरफान साहब की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और मेरा नाम तो आप जान ही गए हैं। असल में ये हुआ कि हम लोग वैसे ख़ानदानी दिल्ली से हैं, और मेरे दादा मरहूम अब्दुल्ला फ़ारूकी देवबंद से फ़ारिग थे, हाफिज़ थे और फ्रीडम फाइटर थे। तो उस ज़माने में जब वो फ्रीडम फाइटर थे तो उनको 1 साल की जेल हो गई थी। तो उसमें उन्होंने एक रिसाले का शुरुआत की 1937 में, खातून मशरिक़ की खातून मशरिक़ की शुरुआत की। उसके बाद फिर मैं उनके 5 बेटों में सबसे बड़े बेटे की बेटी हूँ। तो खातून मशरिक़ की शुरुआत करते वक्त उस पर ये हुआ कि वो अपना काम करते रहते थे। उसमें ये दिल्ली वाले हैं हम लोग। तो उनके 5 बेटों में से जो सबसे बड़े बेटे थे वो तौफीक फ़ारूकी मरहूम, वो जो थे जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ते थे। तो खैर वो तो हमारे ख़ानदानी ताल्लुक़ है, उनके 5 बेटे। और उसके बाद फिर का चलना आज रिसाले को चलते हुए माशाल्लाह से तकरीबन 85 बरस होने को जा रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपके सामने हूँ, आपके रूबरू हूँ। तो मेरे दादा में हम सबको बहुत अजीज़ रखते थे, सारे बच्चों को ही चाहते थे कि सब बच्चे बहुत काबिल हों, समझदार हों, पढ़े लिखे हों, तहज़ीब याफ्ता हों। बहुत कोशिश ये थी उनकी सबकी। मेरे वालिद साहब भी चाहते थे कि मेरी बच्चियाँ दोनों खूब पढ़ें लिखें, काबिल बनें। उसमें यह था कि जो भी कोशिश हो सकती थी वो करते थे। तो हमारी इब्तदाई तालीम तो सारी दिल्ली की है, और हम सब दिल्ली में ही रहे, परवरिश, पलना पढ़ना, तरबियत सब हमारी दिल्ली की है। तो उस ज़माने में जब हमारे यहाँ रिसाला निकलता था तो हमारे घर में चूल्हा जला करता था। तो जब कागज़ बेकार हो जाते थे, वो फटने के लिए आया करते थे, तो हम लोग उनको जोड़ कर उन अफसानों को पढ़ने की कोशिश किया करते थे, या उन शायरी को पढ़ने की कोशिश किया करते थे। और जब रिसाला आता था तो वो हमारा पढ़ा हुआ होता था। तो उसके बाद भी फिर जब हम उसे दोबारा पढ़ते थे तो हमको वो रिमाइंड हो जाता था, याद हो जाता था। तो बहुत ही अच्छा लगता था पढ़ते पढ़ते। तो उसी ज़माने में हमारे वालिद साहब ने कहा कि बेटा अगर कोशिश कर सकते हो तो कुछ लिखने की कोशिश करो, तुम भी कोशिश करो। तो जब हमारे यहाँ बहुत सारे अखबार निकलते थे, आते थे अखबार भी बहुत सारे। तो जब हम लोग अखबार पढ़ते थे तो उसके अंदर ये तस्वीरें होती थी कि तस्वीर पर आपको एक शेर लिखना है। तो हम लोग सारे रसायल लेकर और उन पर एक एक शेर लिखा करते थे। तो वालिद साहब मरहूम तौफीक साहब ने हमको एक पोस्ट कार्ड का ज़माना था, बहुत पोस्ट कार्ड लिखे जाते थे सब जगह। तो पोस्ट कार्ड लाकर दे दिए। हमने वो पोस्ट कार्ड पर अशार लिख कर प्रताप में, तो कौमी आवाज़ में, जो जो अखबारात निकलते थे उधर हमारी दिल्ली से, जो हमारी पहुंच के अंदर थे, तो वो हम उनको वहाँ भेजा करते थे। और जब वीकली हमारा शेर छाया होता था, जिसका भी छाया हो जाता था, उसके लिए वो खुशी का मौका हो जाता था कि मेरा शेर छाया हुआ। बचपन की उम्र थी, और एक ये था कि मेरा नाम इतनी बार आ चुका है अखबार में। तो वो शौक़ जो था शायद वो पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर पल गया, और वो हमारा शौक़ जो था उस तरह से हुआ कि उसके बाद फिर हमने छोटे छोटे अफसाने लिखने शुरू कर दिए। तो हमारे घर से ही समझ लीजिए कि जो हमारी शुरुआत थी, ज़ाहिर हमारे घर से हुई थी। हमारे घर में हर वक्त अदीबों का, शायरों का, नक्कादों का, दोस्तों का, अहबाबों का, सबका आना जाना हर वक्त रहता था। तो हर वीकली हमारे यहाँ दावत हुआ करती थी, उनमें को अखबार रसायल वाले सभी आया करते थे, बातचीत हुआ करती थी, उनको सुनने का, उनके साथ बैठने का, उनको समझने का मौका मिलता था। तो वालिद साहब ने कोशिश की कि मैं भी लिखूं, कोशिश करूं। तो वो कहते थे बेटा कुछ लिखने की कोशिश करो। तो वो अशार से तो शुरुआत हो ही गई थी। उसके बाद फिर छोटे छोटे मजमून लिखने शुरू किए,
اور وہ مضمون لکھا یا کوئی افسانہ چھوٹا سا لکھا اور ان کو دے دیا. رات میں وہ پڑھتے تھے اور صبح وہ اپنے ساتھ آفس لے جاتے تھے. اور سب سے پہلے ہماری شروعات ظاہر سی بات ہے میری ہی نہیں ہزاروں لوگوں کی شروعات خاتون مشرق سے ہوئی ہے. اب اس میں یہ کہ کچھ مان لیتے ہیں اس بات کے لیے اور کچھ اس باتیں قبول نہیں کرتے ہیں. خیر وہ ایک الگ وہ ہے بات کرنے کا طریقہ کہ بھائی کس کو ہم مان رہے ہیں کس کو نہیں مان رہے ہیں. تو یہ لکھتے لکھتے ہوئے ہوا ہماری پڑھائی تو دلی سے ہوئی, دلی یونیورسٹی سے ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں. تو 1995 کی بات ہے کہ وہ اس وقت میں بی ایڈ کر رہی تھی. جب میں بی ایڈ کر رہی تھی تو والد صاحب نے کہا جب میری بیٹی اس کے بعد ایل ایل بی کرے گی, میں نے کہا انشاءاللہ ایل ایل بی کروں گی اس کے بعد, اور اگر جاب مل گئی تو وہ بھی اچھی ہو جائے گی. لیکن جب ایگزام ہو رہے تو اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کا بلاوا آ گیا. وہ شاید اپنا وقت اتنا ہی لکھوا کر لے کر آئے تھے, 55 سال کی عمر تھی, تو اس وقت ان کا انتقال ہو گیا. ایک عجیب سانحہ ہمارے اوپر گزر گیا. یہ سوچتے رہے کہ کیا کریں, والد صاحب تو رہے نہیں, اب کیسے زندگی گزرے گی ان کے بغیر, کون سمجھائے گا کون بتائے گا. لیکن یہ تھا کہ جتنے بھی ملنے جلنے والے ہمارے اخبار رسائل والے اور ایجنٹ اور رائٹر ادیب دوست احباب خاندان وغیرہ سب واقف تھے, سبھی واقف تھے. تو جب وہ سب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اب تم ہی بیٹی ہو بڑی اور باقی تو سبھی چھوٹے ہیں, تو ہمارا تو ارادہ یہ ہے کہ اب تم خاتون مشرق کی باغ ڈور سنبھالو. تو میں سوچتی تھی کہ میری پڑھائی ادھوری رہ جائے گی تو اس سے تو بڑی مشکل ہو جائے گی, لیکن اور کوئی راستہ نہیں تھا. اس لیے پھر میں نے خاتون مشرق کو 1995 میں اپریل 27 سے میں نے اس کو جوائن کر لیا. آفس میں جب میں گئی ہوں تو اس میں یہ تھا کہ ہمارے آفس میں ٹیم ورک تھا, سبھی اپنے تھے, اور والد صاحب کے زمانے سے نہیں ہمارے دادا ابا کے زمانے سے درشن دیال دیو مہتا لکھ بیٹھتے تھے. اور جو کاتب صاحب تھے تو ہاتھ سے ہی لکھا جاتا تھا, کمپیوٹر کا زمانہ تو ہمارے یہاں بہت بعد میں آیا, بہت بعد میں. تو کاتب صاحب تھے قمر صدیقی صاحب, وہ لکھا کرتے تھے. وہ کہتے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بیٹا, کہیں پریشانی والی بات ہو تو ہم تمہیں بتائیں گے, ہم سے پوچھنا کہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. لیکن الحمدللہ میرے شوہر نے میرا بہت ساتھ دیا, ہر طرح سے کوآپریٹ کیا. جیسے میرے والد صاحب نے میرے ساتھ ہر طرح سے تیار رہتے تھے ہر بات کے لیے, اور خوب آگے بڑھاتے تھے کہ نہیں تم یہ کر سکتی ہو, تم کرو بیٹا تم کرو. تو اس طرح سے میرے شوہر نے بھی میرا ساتھ دیا, بہت ساتھ دیا, ہر طرح سے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا, آنے میں لانے میں لے جانے میں پڑھنے میں لکھنے میں. اور جتنے میں نے کورسز کیے میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی مل کے کیے, یہاں تک کہ کچھ کورسز انہوں نے اور میں نے مل کر کیے. تو اس میں بھی یہ تھا کہ اس میں مجھے بہت, جب میں آفس میں گئی ہوں تو شروعات تو تھی ہی, لیکن یہ تھا کہ سال 6 مہینے کے اندر میں نے اپنا سب کام سیکھ لیا کرتے 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 کرتے. اور اس میں جو مجھے عزت اور پیار اپنائیت محبت, مطلب میرے پاس الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے جو مجھے اپنے قارئین سے ملی. کچھ لوگ بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم چشمہ بازی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, چشمہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, وہ کوئی ادھیڑ عمر کی لیڈی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن جب وہ آتے تھے اور مجھ سے ملتے تھے تو وہ سوچتے تھے ارے ہم تو یہ سوچ کر آئے تھے کوئی 70-75 سال کی عورت ہوں گی, اور بھائی یہاں تو ماشاءاللہ سے بہت. تو ان سے میرا گھریلو تعلق سا ہوتا چلا گیا سب کے ساتھ. کوئی ایسا میرا قاری میرا ایسا, اس کے بعد تبھی ہم نے ہندی کا رسالہ روپ کی شعبہ شروع کیا تھا, اور یہ سوچ کر کہ جو لوگ اردو نہیں پڑھ پاتے ہیں وہ اردو کو ہندی کے ذریعے پڑھیں گے. تو اس میں مجھے ایک نئی کھیپ ملی بالکل, بچوں کی, لڑکوں کی, لڑکیوں کی. مطلب میرے پاس ایسی ڈاک کی ریل پیل تھی کہ جن کا میں مطلب سوچ نہیں پاتی تھی کہ میں اتنی ڈاک کو کیسے دیکھوں اور کیا کروں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ میرا بہت وقت آفس میں بھی لگ جاتا تھا, اور اس میں پڑھتی رہی, اسی میں افسانے بھی لکھا کرتی تھی. بہت افسانے میں آفس میں بیٹھے بیٹھے 1-2 افسانے مطلب ہفتے میں 15 دن میں جب میرے پاس فرصت ہوتی تھی, کام کم ہوتا تھا, تب میں بیٹھ کے اپنا کوئی نہ کوئی افسانہ لکھتی رہتی تھی. کوئی چھوٹی موٹی غزل لکھ لی. اور اس میں یہ تھا کہ ہم لوگ آل انڈیا ریڈیو میں پڑھنے جایا کرتے تھے. تو اس میں یہ کبھی ہم افسانے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, تو کبھی ڈسکشن کے لیے جا رہے ہیں, تو کبھی ہمارے پاس ملنے جلنے والے آتے تھے, ان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ تعلق چلتا رہتا تھا ان سب کا. افسانے میں شروع سے لکھا کرتی تھی. والد صاحب کہتے تھے کہ بیٹا میں نے اتنی لوگوں کی کتابیں چھاپ دی, کیا میں اپنی بیٹی کی کتاب نہیں چھاپ سکتا؟ اپنے افسانے کلیکٹ کر کے بیٹا مجھے دے دو, میں سب تیار, ایک کتاب تو کم سے کم کر دوں. لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں تھا, یا وقت کی اجازت نہیں تھی کہ ان کی زندگی میں میری کوئی کتاب آ نہیں سکی. پھر یہی بات میرے شوہر مجھ سے کہتے رہے
चश्मा फारूकी साहब तो चले गए, पूरी किताब तैयार नहीं कर सके, कम से कम अपने अफसाने इकट्ठे करके मुझे दे दो, मैं एक किताब तैयार कर लूँ। लेकिन मैं सोचती थी कि मेरी किताब में जितना वक्त मैं अपनी किताब में लगाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दूसरे की किताब तैयार करके रख दे दूँ जो कि वो मुझसे उम्मीद रखते हैं। और मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी, मैं किसी की भी किताब तैयार करके देने के लिए तैयार रहती थी। जितने लोग मेरे पास आते थे, उनकी कोई अफसानों की किताब है तो कोई शायरी की किताब है तो किसी का कुछ मजमून लिखना है तो किसी की किताब की प्रूफ रीडिंग करनी है, वो मैं कर देती थी, सबकी तैयार कर करके देती रहती थी। तो फिर ये था कि जिम्मेदारियां भी बढ़ गई, बाल बच्चों का भी साथ हो गया और भी काम थे। तो उसके बाद मैंने सन 2015 में अपनी पहली किताब तैयार की, जो कि मेरे साथ पास ही है, ये है टूटे पत्ते। टूटे पत्ते, इसमें मेरे 24 अफसाने थे और ये हाथों हाथ ली गई। पहला एडिशन मेरा बिल्कुल ऐसा चला गया जब मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये ऐसा सेल भी हो सकता है, या फिर मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को मैंने ऐसे ही दे दी पढ़ने के लिए कि कुछ तो उसके कमेंट्स आएंगे, कुछ बातचीत होगी। तो इस तरह से उसके बाद फिर मैंने अफसाने तो मेरे पास ज़ाहिर बहुत हैं और आज भी हैं बहुत अफसाने जिनको मैं इकट्ठा नहीं कर पाती हूँ। तो फिर मैंने अपनी दूसरी किताब तैयार की, ये 2015 की किताब थी। उसके बाद फिर मैंने दूसरी किताब अपनी उर्दू एकेडमी से तैयार करवाई, कश्मकश ज़िंदगी के नाम से। इसकी भी बहुत पजीराई हुई। और फिर उसके बाद भी मैंने 2017 में तीसरी किताब तैयार की अपनी, जो कि यह है सोच की लहरें। सोच की लहरें, मैं सोचती थी मेरे ख़ानदान में मैं ऐसा कोई काम कर जाऊं कि जो मेरे ख़ानदान का नाम हमेशा के लिए रोशन रहे। जैसे मेरे वालिद, मेरे दादा मरहूम के ज़माने से उनका रहा। उसके बाद क्या कहते हैं, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, आपके मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे उसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो मैं ये सोचती थी कि जैसे मेरे दादा मरहूम का नाम हमेशा के लिए रोशन हो गया, वो अपने काम ऐसे करके गए हैं, बड़े खिदमत गुजार थे लोग, हर काम के लिए बिल्कुल आगे आगे रहते थे, बड़े सखी थे कि अगर अपने बाहर कहीं गए, किसी को देखा कि ज़रूरतमंद है, कोई शॉल किसी को चाहिए तो शॉल उतार के दे दी, शेरवानी की ज़रूरत थी तो शेरवानी दे दी। और सेम ऐसे ही मेरे वालिद साहब थे। वालिद साहब का एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहूँगी, आपके साथ बल्कि शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपने हाथ से उनके लिए स्वेटर बना कर दिया सर्दी के दिनों में। सुबह को ऑफिस जाते वो पहन कर चले गए, जब शाम को आए तो वो स्वेटर नहीं था। मैंने कहा भाई स्वेटर कहाँ गया? कहने लगे बेटा मुझसे ज़्यादा ही ज़रूरतमंद था, मैंने उसे दे दिया, तो मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा। कहने अरे कैसी बात सोचती है मेरी बच्ची, और मैं कल को ऊन लेकर आऊँगा तेरे लिए, तू मेरे लिए दूसरा बना देना, फिर वो मैं किसी को नहीं दूंगा। लेकिन मुझे पता था कि अगर इनके सामने कोई ऐसा ज़रूरतमंद आ जाएगा तो वो दूसरा भी किसी ना किसी को दे देंगे। और शायद यही आदतें हमारी पुख्ता होती चली जा रही हैं एक दूसरे के अंदर आते 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 आते। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं आपके साथ अपनी एक छोटी सी नात है वो शेयर करना चाहूँगी, अगर आप सबकी इजाज़त हो जाए तो। उसको हर शय में नज़र आती है कुदरत तेरी। ज़ाहिर है किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ हम अच्छे उससे करते हैं, नात है, हमद है, मनकबत है इनसे, और गज़लें और अफसाने तो अभी पर मेरे पास जितना भी वक्त होगा उसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके रूबरू सुना सकूँ। इरफान साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपकी बराबर मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं और बाकी लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं आपकी सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे, आपकी उम्र में बरकत दे, आपको अल्लाह ताला हर परेशानी से महफूज रखे। जो आज के लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला उसे भी किसी तरह से इस वबा को ख़त्म कर दे। हम की शेर है, इसको हर शय में नज़र आती है कुदरत तेरी। उसको हर शय में नज़र आती है कुदरत तेरी, जिसकी बुनियाद है शामिल, जिसकी बुनियाद में शामिल है इनायत तेरी, जिसकी बुनियाद में शामिल है इनायत तेरी। वो तेरी याद से गाफिल नहीं होगा हरगिज़, वो तेरी याद से गाफिल नहीं होगा हरगिज़, दिल में रखता है जो अल्लाह मोहब्बत तेरी, दिल में रखता है जो अल्लाह मोहब्बत तेरी। मंजिलें बढ़ के कदम चूम लिया करती हैं, मंजिलें बढ़ के कदम चूम लिया करती हैं, जिसको मिल जाए मुकद्दर से हिदायत तेरी, जिसको मिल जाए मुकद्दर से हिदायत तेरी। लाख सामाने मुसर्रत हो महैया हमको, लाख सामाने
مسرت ہو مہیا ہم کو ہے مگر طالب انسان یہ خلقت تیری، ہے مگر طالب احسان یہ خلقت تیری۔ کیوں نہ مہکائے زمانے کو گلستاں کی فضا، کیوں نہ مہکائے زمانے کو گلستاں کی فضا، غنچے غنچے کے تبسم میں ہے نکھت تیری، غنچے غنچے کے تبسم میں ہے نکھت تیری۔ کھولے رکھتا ہے ہمیشہ خزانے اپنے، کھولے رکھتا ہے ہمیشہ ہی خزانے اپنے، جانتا کوئی نہیں کتنی ہے نعمت تیری، جانتا کوئی نہیں کتنی ہے نعمت تیری۔ نعت احمد سے ہے پہچان میری عالم میں، نعت احمد سے ہے پہچان میری عالم میں، خوب چشمہ پہ ہے یا رب یہ عنایت تیری، خوب چشمہ پہ ہے یا رب یہ عنایت تیری۔ یہ اس کی عنایت ہے جو آج میں آپ کے روبرو ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ادھر 2 سال سے میں نے یہ کیا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بچوں پر کام کر رہی ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ بچوں کے ادب پہ بہت کام ہوا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، اور کوشش سب کی ہوتی ہے، کسی نہ ہر صنف پہ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہی رہتا ہے۔ تو اب ادھر آ کے میں نے بچوں کے صنف پہ تھوڑا سا کام کرنا شروع کیا ہے، اور میں نے بچوں کی کہانیاں ہی لکھی ہیں زیادہ تر۔ تو ابھی ان کی کوئی کتاب تو ایسی نہیں کہ میں تیار کروں، لیکن اب اتنی کہانیاں ہو گئی ہیں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ کتاب تیار ہو جائے اور کبھی آپ کے روبرو آ کے وہ آپ کو دکھا سکوں۔ اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو اپنا ایڈریس مجھے بھیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو بھیجوں گی بھی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ تو اگر عرفان بھائی اجازت ہو تو آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں۔ کہانی کا عنوان ہے، عرفان بھائی کی اجازت مل گئی ہے اور آپ سب کی اجازت بھی تو مجھے درکار ہے ہی۔ کہانی کا عنوان ہے فرشتہ۔ رشیدہ نے کھانستے ہوئے 2-3 بار روپے گن ڈالے، سب خرچ ہونے کے بعد 900 روپے بچ رہے تھے۔ اس کے لیے یہ روپے 9 لاکھ سے کم نہیں تھے۔ پھر پھٹے ہوئے رومال میں پیسے رکھ کر زنگ لگے بکس میں نیچے کی طرف رکھ دیے اور آٹا گوندنے کے خیال سے وہ چل دی۔ شکریہ ذوالفقار بھائی۔ رحمت آٹا گوندتے ہوئے بیٹے کو 2-3 آواز دے ڈالی، ارے کہاں چلا گیا؟ مگر کوئی جواب نہ پا کر پھر اپنا کام کرنے لگی۔ رشیدہ کے مرحوم شوہر کی اکلوتی نشانی رحمت 10 سال کا ہے اور یہی اس کا سرمایہ ہے۔ دنیا میں شوہر کے علاوہ کوئی اس کا اپنا نہیں تھا۔ غریب کا تو ویسے بھی کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ وہ جینا نہیں چاہتی تھی مگر بیٹے کی وجہ سے زندہ رہنے کے لیے مجبور تھی۔ بیٹے کو پاس کے ایک سرکاری اسکول میں ڈال دیا تھا۔ خود بیڑی بنانے والی فیکٹری میں کام کرنے لگی۔ پھر ماں آواز دیتی ہے، ارے بیٹا کہاں مر گیا؟ بیٹا سامنے آ کے بولا، ہنستے ہوئے بولا، اگر میں مر گیا تو کس کے لیے جیے گی ماں؟ اس کے غم زدہ چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ ارے یہ تو بتا گیا کہاں تھا؟ پاس کی مسجد گیا تھا روزہ کھولنے کے لیے، کھجور لے کر آیا ہوں۔ کیا ضرورت تھی؟ اماں امام صاحب بتا رہے تھے کھجور بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اگر 2 کھا کر پانی پی لو تو طاقت بھی آتی ہے اور پھر بھوک بھی نہیں لگتی۔ میں نے سوچا اگر شام کو کھانا نہیں ہوا تو ہم اس کھجور سے کام چلا لیں گے۔ وہ اپنے 10 سالہ معصوم بچے کو دیکھتی رہ گئی۔ اچھا سن، یہ لے 10 روپے اور نمک لے آ۔ پیسے اس کے ہاتھ میں دیکھ کر بولا، اماں کیا پیسے مل گئے فیکٹری سے؟ تجھے میرے کپڑے بھی تو لانے ہیں، اب تو کچھ ہی روز باقی ہیں۔ کہہ تو دیا چلیں گے کپڑے لینے کے لیے کسی دن۔ خیر رحمت نمک لینے چلا گیا۔ وہ اپنے جھوپڑے کو دیکھنے لگی۔ چھت کی جگہ کچھ لکڑیاں، ان پر ٹاٹ اور پلاسٹک ڈال کر ڈھک رکھا تھا۔ کب سے سوچ رہی ہوں کہ چھت کا کچھ انتظام ہو جائے مگر سوچ ہی رہ جاتی ہے۔ فیکٹری میں بیڑی بناتے ہوئے اس کے پتوں کی اور تمباکو کی بو سے جو اسے نقصان دے رہی تھی، کئی ہفتے سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، مگر آج تیز بخار تھا۔ ڈاکٹر نے دوا تو دی تھی مگر سرکاری ڈسپنسری میں ساری جانچ نہیں ہو سکتی، اس لیے ڈاکٹر سے باہر کرانے کی کہہ دیا تھا۔ بیماری تو کم وقت پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ سوچ کر جانچ نہیں کرائی۔ اور پھر ایک ہی بیٹا ہے، اس کے مجھے کپڑے بھی لانے ہیں۔ عید کی تیاری زوروں پر تھی، باہر خوب رونق تھی، ہر آدمی خریداری کرنے میں مصروف تھا، مگر ایک بیچاری
रशीदा अपने घर की फ़िक्र में घुली जा रही थी और उधर रहमत की फरमाइश बढ़ती जा रही थी, मगर उसे अपने अल्लाह पर भरोसा था। रमज़ान के आखिरी अशरे में उसकी हालत बिगड़ती चली गई और सुध मारने की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी। रहमत घर में आया। अम्मा, कल 29वां रोज़ा है। उसकी खांसी से सुकून पाने के लिए चंद घूंट पानी पीकर कहा, हाँ बेटा, मुझे मालूम है। तो चलो ना कपड़े लाने। हाँ चलेंगे, ज़रा खांसी की वजह से सर में दर्द है, इस वजह से मेरा रोज़ा भी चला गया। तबीयत कोई ठीक हो जाए तो बेटा चलेंगे। दवा तो तुम लाती नहीं हो, कैसे ठीक होगी? रहमत की इस तरह कहने से वो चौंकी, मगर फिर बोली, तू मेरी फिक्र मत कर, तू मेरा राजा बेटा है, तेरे लिए कपड़े ज़रूर लाऊंगी। रहमत उसका चेहरा देखे जा रहा था। उसे माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब लगी। वो पत्थर की मूरत बन गया था। आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया, बुखार से जलते हुए हाथ पकड़कर बोला, माँ, हम पहले दवा लाएंगे, तुम ठीक नहीं लग रही हो मुझे। ईदें तो बहुत सारी आएंगी, कपड़े भी आ जाएंगे, मैं पहन भी लूँगा, लेकिन अगर तू नहीं रहेगी तो कपड़े देखेगा कौन? मैं अभी डॉक्टर बाबू से पूछकर और दवा लिखवा कर लाता हूँ। वो बैठे हुए अंदर चला गया और फिर तेज़ी से बाहर निकल गया। जब रहमत लौटा तो उसके हाथ में 2 पौधे भी थे। माँ, डॉक्टर ने कहा कि माँ को पार्क में घुमाने ले जाया करो, तू तो जाएगी नहीं, इसलिए मैं मालिक आका से 2 पौधे मांग लाया हूँ। झोपड़ी के बाहर लगा दे तो कुछ ही दिन में उगाएंगे, कम से कम तुझे पार्क का एहसास तो होगा। और ये दवा खा ले, जो तूने मेरे कपड़ों के लिए रखे थे ना, वो मैं डॉक्टर बाबू को दे आया हूँ। कल वो तुझे अपने साथ जांच कराने के लिए भी ले जाएंगे और मैं एक पौधा रोज़ लगाऊंगा ताकि हमारे मोहल्ले की आबो हवा अच्छी हो जाए और किसी की माँ बीमार ना पड़े। फिर एक माँ नहीं, मेरी बहुत सारी माएँ होंगी और इन पेड़ों की मैं खुद खिदमत करूँगा और सारे शहर को हरा भरा कर दूँगा ताकि सबको ताज़ी आबो हवा मिले। बहुत शुक्रिया जी इरफान साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशार पेश करना चाहती हूँ। जी, एहसास देखिए, एहसास देखिए, मेरे अशार देखिए, एहसास देखिए, मेरे अशार देखिए, क्या कह रही है आपसे फनकार देखिए, क्या कह रही है आपसे फनकार देखिए। ज़र्रे में हुस्ने मतलाए अनवार देखिए, ज़र्रे में हुस्ने मतलाए अनवार देखिए, अल्फाज की तराश का शहकार देखिए, अल्फाज की तराश का शहकार देखिए। और ये शेर आप सब की नज़र है। मैं जब भी किसी प्रोग्राम में जाती हूँ, किसी नशिस्त में जाती हूँ, तो ज़्यादातर ये होता है, भाई चश्मा तुम अपना वो शेर सुनाओ। वो शेर इस तरह से है, तमसील बन गई हो जहाँ हुस्न की कशिश, तमसील बन गई हो जहाँ हुस्न की कशिश, यूसुफ के साथ मिस्र का बाजार देखिए, यूसुफ के साथ मिस्र का बाजार देखिए। अहले शऊर, अहले नज़र आप हैं तो फिर, अहले शऊर, अहले नज़र आप हैं तो फिर, क्या कह रही है वक्त की रफ्तार देखिए, क्या कह रही है वक्त की रफ्तार देखिए। अहले सितम के जबरो तशद्दुद के बावजूद, अहले सितम के जबरो तशद्दुद के बावजूद, हक बोलता है अब भी सरेदार देखिए, हक बोलता है अब भी सरेदार देखिए। ताबानियों में इस तरह गुम हो गई हयात, ताबानियों में इस तरह गुम हो गई हयात, चश्मा भी है यहाँ पे गुनहगार देखिए, चश्मा भी है यहाँ पे गुनहगार देखिए, चश्मा भी है यहाँ पे गुनहगार देखिए। एहसास देखिए, क्या कह रही है आपसे फनकार देखिए, क्या कह रही है आपसे फनकार देखिए। नशिस्त में हम रेगुलर जाते हैं और बराबर हमको वहाँ अफसाने पढ़ने का मौका मिलता है, अशार पढ़ने का मौका मिलता है, शायरी करने का मौका मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ जहाँ भी मैं जाती हूँ पूरी दिल्ली में, समझ लीजिए माशाल्लाह से मेरे वालिदैन की वजह से सब मुझे जानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े हों छोटे हों, 7 बरस का बच्चा हो या 70 बरस के बुज़ुर्ग हों,
सब मुझे चश्माबाजी बात करते हैं। मेरे पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ट्रॉफीज़ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, चश्माबाजी पुकारना उनका अच्छा लगता है। जब कॉल्स आती हैं, चश्माबाजी से बात करनी है, चश्माबाजी आप भी चलिएगा प्रोग्राम में, चश्माबाजी आपका ऐसी हैं, और जब फ़ोन करेंगे तो यही कहेंगे चश्माबाजी से बात करा दीजिए। तो ये लक़ब जो है मुझे चश्माबाजी का ऐसा मिल गया है कि मैं इसे अब अपनी खुशनसीबी समझती हूँ कि मुझे हासिल हुआ। चश्माबाजी में मुझे एक वाक़या भी याद आया कि समझ लीजिए 97-98 की बात होगी। हमारे यहाँ ऑफिस के स्टाफ के, मतलब ऑफिस में स्टाफ के अलावा जो बाहर के लोग थे वो सब मुझे चश्माबाजी मुखातिब करते थे सब। तो हमारे जो पोस्टमैन साहब थे वो कई बार ऐसा हुआ कि वो डाक लेकर आते थे तो हमारे यहाँ से एक बाजी रिसाला भी निकला करता था, तो वो सारी डाक मेरे पास रख जाते थे। तो 2-3 बार तो ऐसे हुआ मैंने दोबारा लेटर बॉक्स में डलवा दी, क्या गलती से आ गई होगी, वापस डाल दो। जब कई बार ऐसा हो गया तो मैंने उनसे पूछा, पोस्टमैन साहब से, अपने हस्बैंड से भी कहा, मैंने कहा इनसे पूछिएगा ये बाजी की डाक यहाँ क्यों रख जाते हैं। तो पोस्टमैन साहब बोले बाजी तो यही है ना, और थोड़ी कोई है, मैं तो इसलिए रख जाता हूँ। ये मुझे मालूम नहीं था कि आप बाजी इसलिए कहते हैं, कि इन्होंने बताया कि बाजी मतलब दीदी, मतलब एल्डर सिस्टर को कहते हैं, इसलिए हम इनको बाजी, सब मुखातिब बाजी करते हैं, और इस डाक से इनका कोई मतलब नहीं। तो तब वो जाके उन्होंने वो डाक वहाँ से दूसरी जगह उस एड्रेस पर भेजनी शुरू की, वरना उन्होंने ऊपर लिखा देखा बाजी और वो सीधी डाक मेरे पास आ जाती थी। और ये भी बड़ा मेरे लिए खुशनसीबी थी कि वो पोस्टमैन हों या फिर पोस्ट मास्टर हों, वो सब मुझे सभी बाजी कहते थे। और वो बाजी समझ लीजिए मेरा लक़ब ऐसा है कि वो आज तक मेरे साथ चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। और यहाँ तक कि जो मेरा भतीजा, छोटे बच्चे हैं मेरे घर में, मेरे कई बच्चे हैं, वो भी मुझे चश्माबाजी, चम्माबाजी भी करने हैं। जब उनके साफ बोलना नहीं आता तो चम्माबाजी कहते हैं या फिर चश्माबाजी कहते हैं। और आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। अगर आपके पास वक्त हो इरफान साहब तो फिर मैं आपको 1-2 नज़रियात और सुनाना चाहती हूँ, थोड़ा सा मुझे कर दीजिए। मेरे साथ बहुत सारे शायर पढ़ते हैं जनाब, जब मैं हमारी मेनली नशिस्त होती है गालिब एकेडमी में, जो कि डॉक्टर अकील साहब करवाते हैं, और हम भी मंथली वहाँ जाते हैं। अभी इधर 2 महीने से नहीं हो पा रही है क्योंकि ये कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सब रास्ते ही बंद हैं, तो हम वहाँ जाते हैं। तो उसमें मेरे साथ अकील नसीम अब्बासी साहब हमारे बुज़ुर्ग शायर हैं वो होते हैं, शाहिद अनवर साहब होते हैं, और नसीम साहिबा होती हैं। मेरे साथ लेडीज़ की तो एक लंबी टीम है मेरे पास माशाल्लाह, जो कि मेरे साथ हर जगह होते हैं, या मैं उनके साथ होती हूँ, एक ही बात है, कभी वो मेरे साथ या मैं उनके साथ। और मिसेज़ मिर्ज़ा होती हैं, अजीज़ा दिव्या जैन होती हैं, बबली वशिष्ठा होती हैं, मतलब नॉन मुस्लिम भी मेरे साथ इसी तरफ जुड़ते हैं और मुझे बाजी मुखातिब करते हैं कि बाजी कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ हमारे साथ बहुत लोग होते हैं जो हमारे साथ मुशायरों में शिरकत करते हैं, प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, नशिस्तों में करते हैं जी। उसमें मेरे साथ वैसे तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह बहुत लोगों के साथ किए, जिसमें मैं किस किस के नाम गिनवाऊँ, जिसके भी नाम गिनवाना चाहूँगी तो वो मेरे लिए मुश्किल ही हो जाएगी। और जिसमें मैं सेमिनार्स वगैरह में भी शिरकत करती रही हूँ। सेमिनार में हमारे यहाँ ज़्यादातर मैं अलीगढ़ और क्या कहते हैं मथुरा, आगरा, मतलब जो करीब की जगह है जहाँ मैं दिन में दिन जाकर और वापस आ सकती हूँ, मैं वहाँ चली जाती हूँ। और ज़्यादा दूर नहीं जाती जहाँ से मुझे 2-3 नाइट रुकना पड़े तो फिर घर डिस्टर्ब होता है, इस वजह से मैं बाहर नहीं जाती। तो जो जहाँ से मैं सुबह जाकर मॉर्निंग में वापस आ जाऊँ तो वहाँ चले जाते हैं। एक गज़ल और आपके खिदमत में पेश करना चाहूँगी। फितने उठेंगे, बातचीत भी जारी रहेगी। फितने उठेंगे तो पैगामे तबाही देंगे, फितने उठेंगे तो पैगामे तबाही देंगे, और तारीख फ़िज़ाओं को स्याही देंगे, और तारीख फ़िज़ाओं को स्याही देंगे। मैंने ये बात कभी ख्वाब में सोची भी ना थी, मैंने ये बात कभी ख्वाब में सोची भी न थी। मेरे अपने ही मुखालिफ की गवाही देंगे, मेरे अपने ही मुखालिफ की गवाही देंगे। कौन सी राह, कौन सी राह तेरे दर पे लिए जाएगी, कौन सी राह तेरे दर पे लिए जाएगी। ये पता राह तमन्ना को वो राही देंगे, ये पता राह तमन्ना को वो राही देंगे। आप चाहें तो हमें भूल भी जाएं लेकिन, आप चाहें तो हमें भूल भी जाएं लेकिन, हाल दिल हम तो किसी रोज़ सुना ही देंगे,
हाल दिल तो हम किसी रोज़ सुना ही देंगे। और निखरेगी तभी दारो रसन की अजमत। जी अभी बताती हूँ। और निखरेगी तभी दारो रसन की अजमत, सर को हक बात पे जब हक के सिपाही देंगे। सिर्फ अपनों की शरारत है तबाही में यहाँ, सिर्फ अपनों की शरारत है तबाही में यहाँ, आप किस किस को ये इल्ज़ाम तबाही देंगे, आप किस किस को ये इल्ज़ाम तबाही देंगे। बेनियाजी का ये आलम है तो एक दिन चश्मा, बेनियाजी का ये आलम है तो एक दिन चश्मा, मेरे दिल को वो तड़प सूरत माही देंगे, मेरे दिल को वो तड़प सूरत माही देंगे। नई नस्ल को उर्दू से जोड़ने के लिए उर्दू से मुताल्लिक़ मेरी कुछ छोटी मोटी राय हैं। अगर आप लोग उसको यकीन करें, ये हमारी मादरी ज़बान है उर्दू, और हमारी नस नस में बसी हुई है। ज़ाहिर है जब हम उसमें कुछ तख्लीक़ करेंगे, कुछ भी लिखना चाहेंगे, तो उसकी अहमियत भी ज़रूर होगी। नई नस्ल उर्दू ज़रूर पढ़े और सीखे, ज़रूर पढ़े और सीखे भी। और सबसे बड़ी बात है कि लिखना ज़रूर सीखे, उसका रस्मुल ख़त ज़रूरी है। अगर वो लिख नहीं सकेगा तो वो पढ़ भी नहीं सकेगा। अगर हम सही लिखेंगे तो सही पढ़ेंगे, अगर हम सही नहीं लिखेंगे तो हम सही पढ़ भी नहीं सकते। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौरा है, और उसके अंदर हम उर्दू ही के अल्फाज सुनने को मिलते हैं, और उर्दू ही जो इतनी शीरीनी और मिठास उर्दू ज़बान में है, वो शायद मुझे लगता है दूसरी ज़बान में मुश्किल है। और जितना भी मीडिया है वो उर्दू ज़बान ही इस्तेमाल करता है। लेकिन जब वो गलत बोलते हैं ना, किसी भी अल्फाज की जब गलत अदायगी होती है तो वो बड़ा नागवार कुन होता है। जैसे मुक़द्दर है और उसको वो मुक़द्दर ही कहेंगे, तो मुक़द्दर के माते ये हुआ कि वो नापसंदीदा अमल है, ख़राब, मैला। तो इसका मतलब ये मुक़द्दर को उन्होंने मैला कर दिया, ख़राब कर दिया। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जब लिखने की कोशिश करें तो उन अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ हमारा ऐसा हो कि हम उस अल्फाज को सही अदा कर सकें। और जब हम सही अल्फाज अदा करेंगे तो हमारी ज़बान साफ़ सुथरे अल्फाज बोलेगी, और वही सही अल्फाज की अदायगी होगी। और उसके बाद वो अल्फाज जब हम सामने वाले की समझा भी सकते हैं और उसको बता भी सकते हैं। ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान कोई भी ख़राब नहीं होती, किसी भी ज़बान को सीखने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सारी ज़बानें अच्छी हैं, लेकिन उर्दू उन सब पर हावी है, होनी भी चाहिए। उसकी ज़बान की जो मिठास है वो अपनी जगह पर कायम है, इससे किसी भी को भी इनकार नहीं है। आज हमारे साथ बहुत सारे नॉन मुस्लिम बहन भाई हमारे जो उर्दू पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, अफसाने निगार हैं, शायर हैं, उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों की कोई उर्दू तो हमारे यहाँ यह है कि अगर उनकी अदायगी साफ़ नहीं होती तो वो फ़ोन करके पूछते भी हैं। उर्दू से मुताल्लिक़ मैं आपको एक छोटा सा वाक़या और बयान करना चाहूँगी आपके सामने, कि वो जब हमारे कोर्सेज़ वगैरह होते हैं छोटे छोटे, तो हम अपने बच्चों को ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि वो सब बच्चे कोर्स कर लें। एक तो उर्दू की मदद हो जाएगी, चाहे किसी की फ़ीस 100 रुपये है, 200 रुपये है, जो भी है, एक तो मदद हो जाएगी। फिर एक ज़बान सीखने का हमें मौका मिल जाएगा। तो जो हमारे छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं, सब होते रहते हैं। तो मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि तुम भी फॉर्म भर लो। तो जब हमने एक बार ऐसा हुआ कि डिप्लोमा कोर्स हो रहा था, तो हमारी टीचर ने कहा कि वो चश्मा मुझे कुछ स्टूडेंट चाहिए बेटा। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने कहा 4 फॉर्म तो आप मेरे घर से भर लीजिए। तो उन्होंने शुक्रिया, तो उन्होंने वो फॉर्म भर दिए और सर्टिफिकेट आ गए। तो जब मेरे बड़े वाले बेटे ने क्या कहते हैं बीटेक किया, उसको जॉब का ऑफ़र आया, तो कहने लगा अम्मा मैं सर्टिफिकेट ले जाऊँ। मैंने कहा हाँ सारे सर्टिफिकेट ले जाओ। अम्मा ये उर्दू वाला भी रख लूँ। मैंने कहा हाँ उर्दू वाला भी रख लो, क्या पता क्या चीज़ काम आ जाए, क्या चीज़ काम आ जाए। तो उसने मुझे फ़ोन करके वहीं से बताया कि अम्मा जब उन्होंने मेरे सारे सर्टिफिकेट पलट कर देखे तो सबसे पहले उन्होंने उर्दू वाला सर्टिफिकेट ऊपर रख लिया सर ने, और कहने लगे तुम ज्वाइन कर लो बस। तो वो मेरे लिए बड़ा खुशी का लम्हा था कि वो एक छोटी सी मेरी कोशिश थी जो कि मेरे बच्चे काम आई। हो सकता है कि यही कोशिश जब मैं औरों के साथ करती हूँ तो उनको भी ज़रूर काम आएगी। मैं बहुत बच्चों से कहती हूँ ये कोर्स करो, वहाँ से NIO से कर लो, इग्नो से कर लो, एकेडमी से कर लो। उर्दू एकेडमी से भी बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं बच्चों के, जो कि मैं उनको बताती हूँ कि कर लो। तो बहुत सारे बच्चे करते भी हैं और बड़े खुश होते हैं कि आप ऐसा हमको समझा देती हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है।
वो लोग करते रहते हैं अपने कोर्सेज। अब हम जब गालिब एकेडमी जाते हैं तो ज़ाहिर है गालिब से हमारी बहुत उनसियत है और हम गालिब को बहुत पढ़ते रहे हैं, हमेशा से पढ़ा है। तो एक सेमिनार था गालिब के ऊपर ही था, तो उस पर मैंने मकातिब गालिब की अहमियत, गालिब के खतूत की अहमियत को पढ़ा था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके रूबरू उसे भी करूँ। गालिब की ज़िंदगी की चलती फिरती तस्वीरें देखना हो तो उनके खतूत की दुनिया में आइए। इस दुनिया में हमें वो गालिब दिखाई देता है जो गोश्त पोस्ट का सचमुच का इंसान है। वो इंसान जो लफ्ज़ी तमतराक और शाहाना अनबान से मुनफरिद है, जिसका दिल आम लोगों की तरह धड़कता है, जिसके साथ बैठकर आप पहरो बात कर सकते हैं। कम लफ्ज़ों में ये कि गालिब के खतूत उनकी ज़िंदगी का सच्चा आईना है। अपनी शायरी के मुकाबले गालिब की शख्सियत का पुरतो उनके खतूत में ज़्यादा वज़न नज़र आता है। मिर्ज़ा के असल खदोखात उनकी हिकायत में ही वाज़े होते हैं। हालांकि मिर्ज़ा सारी ज़िंदगी अपनी फ़ारसी शायरी पर फ़ख्र करते रहे और उर्दू शायरी को वो अपने मर्तबे से कमतर समझते रहे। जब उर्दू शायरी को उन्होंने काबिल तवज्जो नहीं समझा तो नस्र निगारी बिलखुसूस मकतूब निगारी को वो क्या तवज्जो देते। फिर भी अहले इल्म अदब वाकिफ़ हैं कि मिर्ज़ा की ज़िंदगानी और उनकी तमाम सरगर्मियों का पता उनका हमें खतूत से ही मिलता है। अब मकतूब निगारी या खतूत निगारी के बाकायदा सिन्फ को उर्दू की बाकायदा सिन्फ निगारी तस्लीम किया जाने लगा है। सहाफ़त निगारी या सफ़रनामों की तरह मकतूबानी अदब में इल्म अदब व तनक़ीद तहक़ीक़ की नई ज़बान व बयान की अहम खिदमत मंजर आम पर आने लगी हैं। उर्दू में मकतूबाती अदब का काबिल कदर सरमाया जमा हो गया है। इस अदबी सिन्फ की उम्र भी तकरीबन 200 साल हो रही है। अब तक की दरियाफ्त के मुताबिक उर्दू का पहला ख़त 1803 का लिखा हुआ है और आज 1920 तक सैकड़ों मजमूए उर्दू मकतूबात पर शाये हो चुके हैं, जिनमें मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद अहमद ख़ान, शिबली, इकबाल वगैरह इन सब के खतूत के गालिब को खतूत के हैं। इनमें भी खतूत गालिब का जो अहमियत हासिल है वो किसी दूसरे को हासिल नहीं हुई। इन सब में जो खतूत के मिर्ज़ा गालिब को हासिल है वो किसी दूसरे को हासिल नहीं हो सकी। मिर्ज़ा गालिब उर्दू ज़बान की वो वाहिद शख्सियत हैं जिनके खतूत हमारे नसाब का हिस्सा बने और यह खसूसियत दूसरे किसी भी शायर या अदीब को हासिल नहीं। इसीलिए गालिब के खतूत के सबसे ज़्यादा मजमूए अब तक छपे हैं और उन पर दर्जनों तहक़ीक़ी किताबें लिखी गई हैं। उनकी तरतीब का सिलसिला अभी भी जारी है। उर्दू का पहला ख़त 1803 का लिखा हुआ है। गालिब ने मरासले को मकालमा बना दिया। ये जुमला गालिब के मकतूबात की या खतूत की सबसे नुमाया खसूसियत करार दिया जाता है, लेकिन ये उनके खतूत का महज एक पहलू है। इस मुकालमे से वो मिजाज का भी काम लेते हैं। मज़ाहिया पहलू पर अभी मज़ीद काम किए जाने की ज़रूरत है। मिजाज इंसानी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है। दुख में अगर इंसान रोता या मायूस नज़र आता है तो सुख में किलकारियाँ मारना और कह के बिखेरता भी दिखाई देता है। कभी गैर मामूली हालत में वो उसके बरक्स भी अमल करता है, यानी दुख हंसता है और सुख रोता दिखाई देता है। ज़िंदगी और मिजाज का यह रद्द अमल गालिब के खतूत में बड़ी मिक़दार में मौजूद है। मैं खतूत गालिब की तदवीन या फ़नी खसूसियात की अहमियत बयान करने या तनकीदी जायज़ा लेने के बजाय चंद मकतूबात से माखूज़ मज़ाहिया गुफ्तगू सुनाकर ही अपनी बात ख़त्म करूँगी। एक ख़त में गालिब देखिए कैसे कैसे लतीफ़ अंदाज में इस तरह इशारा करते हैं। हर चंद कायद आम है ये कि आलम आब गुल के मुजरिम आलिम अरवाह में सज़ा पाते हैं। लेकिन यूँ भी हुआ है क्या आलम अरवाह को गुनहगारों को दुनिया में भेजकर सज़ा देते हैं। चुनाचा मैं 8वीं रजब 1212 हिजरी में रूपकारी के वास्ते यहाँ भेजा गया। 13 बरस हवालात में रहा। 7 रजब 1225 को मेरे वास्ते हुक्म अदाम सादिर हुआ। एक बेड़ी मेरे पाँव में डाल दी
और दिल्ली शहर को जिंदा मुकर्रर किया और मुझे इस जिंदा में डाल दिया। फिक्र नज़्म नसर को मुशक्कत ठहराया। बरसों के बाद मैं जेल खाने से भागा। 3 बरस बिलाद शर्क़िया में फिरता रहा। पायानिकार मुझे कलकत्ते से पकड़ लाए और फिर उसी मस्जिद में बिठा दिया। जब देखा कि कैदी गुरेज पा है, 2 हथकड़ियाँ और बढ़ा दी। पाँव बीड़ी से फिगार, हाथ हथकड़ियों से जख्मदार, मुशक्क़त मुकर्ररी और मुश्किल हो गई। ताकत या कलम ज़ायल हो गई। बेहया हूँ साले गुरिश्ता, बीड़ी गुजार जिंदा में छोड़ मैं दोनों हथकड़ियों के भागा। मेरठ मुरादाबाद होता हुआ रामपुर पहुँचा। कुछ दिन 2 महीने वहाँ रहा कि फिर पकड़ा गया। अब अहद किया कि अब ना भागूंगा। भागूं क्या, भागने की ताकत ही ना रही। हुक्म रिहाई सादिर हुआ। खैर, ये मेरा हाल सुनो, बेरिज़्क़ जीने का ढब मुझको आ गया। गालिब कहते हैं, ये मेरा हाल सुनो, बेरिज़्क़ जीने का ढब मुझको आ गया। इस तरफ से खातिर जमा रखना, रमज़ान का महीना, रोज़ा खाकर आटा, आइंदा खुदा राज़िक़ है। कुछ और खाने को मिला तो गम तो है, कुछ और खाने को ना मिला तो गम तो है। बस साहब, जब एक चीज़ खाने को हुई, अगरचे गम ही हो तो फिर क्या गम। मसला चाहे जो भी हो, ज़हर बहस बात दीन की हो रही हो या दुनिया की, गालिब की निगाह सितम कोई ना कोई कमज़ोर पहलू तलाश कर लेती है जिसे तंज का निशाना बनाया जा सकता है। मीर मेहदी मजरू के नाम एक ख़त में देखिए गालिब किस तरह मुसलमा में पाए जाने वाले नफाक को तंज का निशाना बनाते हैं। मीरन साहब जयपुर पहुँचे तो शाहपुर बताते, शायद सच यही हो। हाँ, मीर मोहम्मद अली। और ये माजरत और ये बीरबर और बाबुल फजल तो थे, मगर देखना चाहिए दरख्त जगह से उखड़कर बददुश्वारी जमता है। कितनी गहरी बात है। दरख्त जगह से उखड़कर बददुश्वारी जमता है। खुलासा मेरी फिक्र का ये है, क्या बिछड़े हुए यार कहीं क़यामत ही को जमा हों तो वहाँ क्या खाक जमा होंगे। सुन्नी अलग, शिया अलग, नेक जुदा बद जुदा। ऊपरी पेश करदा मारूदात से इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि गालिब के खतूत में जहाँ उस दौर की दिल्ली हमें तमाम तरक़ूबियों और ख़राबियों के साथ जलवागर नज़र आती है, वहीं उनसे हमें गालिब की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं से भी रोशनास होने का मौका मिलता है। खुसूसन उनकी ज़रीफ़ुल तबी की ऐसी तस्वीरें जिनमें जा बजा बिखरी हुई हैं कि उनके दौर की किसी दूसरी शख्सियत में हमें इतनी सारी खसूसियात बेयक नज़र नहीं आती। शायद यही वजह है कि उनके मकातिब का जितनी बार मुताला किया जाए, उनमें हमें उतनी ही नई चीज़ें और उतने ही नए पहलू उभरते नज़र आते हैं। गालिब की अज़मत की इस रोशन दलील और कोई हो ही नहीं सकती। तो ये था मेरा एक छोटा सा मजमून जो गालिब के ऊपर था। अब हम फिर पलटते हैं आपके सामने। एक छोटी सी गज़ल पेश करना चाहूँगी, अगर इजाज़त हो। आप सब सुन रहे हैं मुझे, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तहरीक बक़ाए उर्दू के पेज की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौका दिया। अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे और मज़ीद हम लोगों को सुन सकें। इससे पहले भी हम औरों को भी सुनते रहे हैं। गज़ल का मतलब इस तरह से है, मुर्दा हो जाते हैं दिल मौत से डरने वाले, मुर्दा हो जाते हैं दिल मौत से डरने वाले, जिंदा रहते हैं तेरे नाम पे मरने वाले, जिंदा रहते हैं तेरे नाम पे मरने वाले। कौन सच्चाई से मुंह फेर के जी सकता है, कौन सच्चाई से मुंह फेर के जी सकता है। मंजिलें पाते हैं हक रह से गुजरने वाले, मंजिलें पाते हैं हक रह से गुजरने वाले।
हादसे जब नया किरदार वज़ा करते हैं, इनकलाब आते हैं दुनिया में निखरने वाले। हादसे जब नया किरदार वज़ा करते हैं, इनकलाब आते हैं दुनिया में निखरने वाले। घाव हथियार का होता तो कोई बात ना थी। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपका रेगुलर मैसेज आ रहे हैं और मैं देख रही हूँ। घाव हथियार का होता तो कोई बात न थी, जख्म अल्फाज के यूं ही नहीं भरने वाले, जख्म अल्फाज के यूं ही नहीं भरने वाले। तुम बदल सकती हो इस दौर का नक्शा कोई, तुम बदल सकती हो इस दौर का नक्शा कोई, खुद तो चश्मा नहीं हालात बदलने वाले। तुम बदल सकती हो इस दौर का नक्शा कोई, खुद तो चश्मा नहीं हालात बदलने वाले। मुर्दा हो जाते हैं दिल मौत से डरने वाले, मुर्दा हो जाते हैं दिल मौत से डरने वाले। जिंदा रहते हैं तेरे नाम पे मरने वाले, जिंदा रहते हैं तेरे नाम पे मरने वाले। इरफान साहब का मैसेजेस रेगुलर आ रहे हैं, शाह साहब के आ रहे हैं, और भी कुछ लोग कर रहे हैं जिनको मैं बाद में इत्मीनान से देखकर उन सबके मैसेज का सबको जवाब दूंगी। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं, और तहरीक बक़ाए उर्दू पेज की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके रूबरू उन्होंने मुझे किया। इरफान साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, 1 सालगिरह के विश ने मुझे इतना बड़ा तोहफ़ा उनकी तरफ से ज़िंदगी में उनका शुक्रगुजार रहूँगी। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उनकी उम्र में बरकत दे, बहुत सारी खुशियाँ उनको मिलें। अगर वक्त हो तो थोड़ा सा मैं एक गज़ल पेश करूँ या एक अफसाना, जैसा आप इजाज़त दें मैं पढ़ लूँगी। नाज़िम पूछी साहब बहुत शुक्रिया। चलिए एक गज़ल और सुना देती हूँ। आज आपके रूबरू हूँ और मौका मिला है पढ़ने का, तो अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। हमारे ताल्लुकात इंशाल्लाह इसी तरह इस्तेवार रहेंगे। आप सबको भी मैं सुनूंगी और आपके साथ रूबरू भी रहूँगी हमेशा। गज़ल का मतलब है, बदन है शोलों में, बदन है शोलों में सर खंजरों में रखे हैं, बदन है शोलों में सर खंजरों में रखे हैं। कुछ ऐसे कत्ल के मंजर घरों में रखे हैं, कुछ ऐसे कत्ल के मंजर घरों में रखे हैं। खुशी ने इनसे गुजरने की क्या कसम ली है, खुशी ने इनसे गुजरने की क्या कसम ली है। चिराग जो भी हैं अब तक दरों में रखे हैं, चिराग जो भी हैं अब तक दरों में रखे हैं। सुकून दिल हो मैसर, सुकून दिल हो मैसर ये गैर मुमकिन है। रूफी साहब बहुत शुक्रिया। सुकून दिल हो मैसर ये गैर मुमकिन है। चुभन के लम्हे अभी बिस्तरों में रखे हैं, चुभन के लम्हे अभी बिस्तरों में रखे हैं। जो हक पसंद थे, जो हक पसंद थे मक्तल में सर कटा आए, जो हक पसंद थे मक्तल में सर कटा आए। हमारे सर भी अब उनके सरों में रखे हैं, हमारे सर भी अब उनके सरों में रखे हैं। परख न लें, परख न लें वो कहीं साजिशे रुखे परवाज, परख न लें वो कहीं साजिशे रुखे परवाज। छुपा के हमसे हुनर जो परों में रखे हैं, छुपा के हमसे हुनर जो परों में रखे हैं। इलाही इलाही दस्ते करम से हिफाजतें करना, इलाही दस्ते करम से हिफाजतें करना। हम आईने हैं, हम आईने हैं मगर पत्थरों में रखे हैं। इलाही दस्ते करम से हिफाजतें करना, हम आईने हैं पत्थरों में रखे हैं, हम आईने हैं जो पत्थरों में रखे हैं। तकाजे खा गए, तकाजे खा गए जिनको हयात के चश्मा, तकाजे खा गए जिनको हयात के चश्मा। वो जिस्म अब भी फटी चादरों में रखे हैं,
वो जिस्म अब भी फटी चादरों में रखे हैं, बदन है शोलों में, सर खंजरों में रखे हैं, कुछ ऐसे कत्ल के मंजर घरों में रखे हैं। उर्दू हमारी गंगा जमनी तहजीब की अलामत है। अगर ये स्कूलों में पढ़ाई जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। कुछ स्कूलों में उर्दू है, कुछ स्कूलों में नहीं है। अगर एक सब्जेक्ट के तौर पर इसका एक रख लिया जाए तो कम से कम बच्चों को एक ज़बान की मालूमात होगी, वो उसको में कुछ पढ़ सकेंगे और हो सकता है कि आगे चलकर वो उसको अपना करियर बना लें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो उर्दू से पढ़ते हैं उनके करियर नहीं बन सकता या वो कामयाब नहीं हो सकते। उर्दू हमारे यहाँ कुछ स्कूलों में पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे पढ़ते हैं, आजकल के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अंग्रेज़ी स्कूलों का ऐसा दौरा है। लेकिन अगर अंग्रेज़ी स्कूलों में भी अगर उन सब्जेक्ट को रखा जाए और वही लफ्ज़, कोई भी लफ्ज़ हो, अगर उसका हमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों ज़बानों में उस वर्ड का मालूम है लफ्ज़, तो उसकी खूबसूरती और नुमायाँ हो जाएगी। एक ही लफ्ज़ को हम उसकी हिंदी भी जानते हैं, उसको उर्दू भी जानते हैं, उसकी इंग्लिश भी जानते हैं, तो उसके बोलने में जो मज़ेदारी आएगी उसका लुत्फ़ ही दूसरा होगा। अगर हम ये चाहें कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं, अगर हम छोटे छोटे कोर्सेज भी बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर पर पढ़ाइए और बच्चों को सीखने की कोशिश करिए। उन बच्चों को से जैसे जैसे आगे चलेंगे बच्चों के अंदर शौक़ बढ़ेगा और वो ज़रूर उसको आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। मसला ये है कि हमारी तरबियत में भी कमी आती है। जब हम अपने बच्चों को सही से नहीं बता पाते हैं तो बच्चों की कोई गलती भी नहीं होती। बच्चा तो बच्चा है, छोटी उम्र का है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके आगे तो जो हम रखते हैं, बच्चा तो वही समझता है, बच्चा वही बोलता है। अगर हम उसको बताएंगे उर्दू अच्छी बात नहीं है पढ़ना, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ज़ाहिर है वो पढ़ना नहीं चाहेगा। लेकिन हमें किसी भी ज़ुबान की बच्चे के सामने बुराई नहीं करनी है। उसके किसी भी हमेशा उसके आगे पॉजिटिव सोच रखिए कि वो हर बात को अच्छी बात में समझे। हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। आज इसको कुछ लोगों ने, हर तरह की दुनिया है, उसके अंदर कुछ लोग गलत भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसको इख्तलाफ कर दिया है कि उर्दू हिंदी अलग कर दिया है, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करके रख दिया है। कोई एक वक्त था ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान था और हम सब एक बहन भाई की तरह रहते थे, पढ़ते थे, लिखते थे। जो पहले के जो हमारे वालिदैन के साथ जितने पढ़े हुए लोग थे, नॉन मुस्लिम जितने उनके दोस्त थे, वो सब उर्दू से ऐसे वाकिफ़ थे कि उनकी उर्दू से उनके आगे वो उर्दू हमें नहीं आती। इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। उर्दू को अपनाने में क्या परेशानी है ये मेरी समझ में भी नहीं आता। आप जैसे बाकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे आप एक एक्स्ट्रा कोई कोर्स करना चाहते हैं कि ये लैंग्वेज मैं सीख लूँ, एक अलग ज़बान पर मुझे अबूर हासिल हो जाएगा, तो अगर वही अबूर आप उर्दू पे भी हासिल कर लेंगे तो वो उर्दू आपके काम ही आएगी। नुकसान कुछ नहीं देता। कोई भी चीज़ इंसान को ज़िंदगी में कोई नुकसान नहीं देता। हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है, हर चीज़ की कमी बुरी है। कोई भी बात को आप सीखने की कोशिश करें ताकि हम आगे चलकर उस काम को कर सकें, अंजाम दे सकें। एक ख़ास तौर से मैं लड़कियों से मुखातिब हूँ और ख़वातीन से मुखातिब हूँ कि वो अपने बच्चों को हर तरह से अच्छी बात सिखाएं ताकि वो एक ख़ानदान के बड़े ज़िम्मेदार इंसान बन सके। एक औरत पूरे समाज की नशोनुमा को सुधारती है, अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की पूरी जिम्मेदारी होती है एक औरत। तो जब एक औरत जिम्मेदार होती है तो एक मर्द भी उतना ही जिम्मेदार होता है। ये गलत सोच है कि औरत मर्द जिम्मेदार नहीं होता। पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर घर की होती है, एक समाज की होती है, एक माशरे की होती है। तो जब हम ये चाहें कि हमारे बच्चे आगे चल कर कुछ सीखें तो हमें अपने बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, सबको बराबर से यकसा अच्छा सबक देना चाहिए और उनको ये समझाना चाहिए कि आप दोनों बहन भाई हमारे लिए बराबर हो, हमारे लिए एक अच्छी सोच रखते हो और हम ये चाहते हैं कि तुम दोनों जो भी हासिल करो वही बात लड़कों को हासिल हो, वही बात लड़कियों को हासिल हो। किसी में भी हमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि हम वो बात लड़कियों को सिखा रहे हैं और लड़कों को नहीं सिखा रहे हैं। जो लोग उर्दू को अपनाने में शर्माते हैं या उनको बताने में हिचकिचाते हैं, कि कई लोग ये होता है कि इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोल लेते हैं लेकिन जब उनको नंबर आता है कि आपकी ज़बान पर काम करेंगे तो वो साफ नहीं कह पाते कि हम उर्दू जानते हैं या उर्दू पे बोल सकते हैं। किस बात का शर्माना? आपको जो चीज़ आती है, जिसमें आप परफेक्ट हो, जिसमें आप अच्छी तरह से अबूर हासिल है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं।
एक मिनट, एक छोटी सी गज़ल और सोच चलते चलते आपका बहुत वक्त ले रही हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि गज़ल और आपके दुनिया तेरे ख्याल से, दुनिया तेरे ख्याल से आबाद कर चले, दुनिया तेरे ख्याल से आबाद कर चले, ठहरे जहाँ जहाँ भी, ठहरे जहाँ जहाँ भी तुझे याद कर चले, ठहरे जहाँ जहाँ भी तुझे याद कर चले। ये बात देखते हैं चमन में खिज़ा नसीब, ये बात देखते हैं चमन में खिज़ा नसीब, अहले चमन बहार को बर्बाद कर चले, अहले चमन बहार को बर्बाद कर चले। आजकल के हालात पर भी है ये शेर एक तरह से। गुर्बत में अजनबी की तरह पेश आए सब, गुर्बत में अजनबी की तरह पेश आए सब, वैसे तो हम ज़माने से फरियाद कर चले, वैसे तो हम ज़माने से फरियाद कर चले। जिनकी खुशी के वास्ते, जिनकी खुशी के वास्ते लाखों जतन किए, हाथों से वो अपने हमें बर्बाद कर चले, जिनकी खुशी के वास्ते लाखों जतन किए, हाथों से वो अपने हमें बर्बाद कर चले। अपनी बला से थक जाता इंसान, अपनी बला से अब वो रकीबों से जा मिले, अपनी बला से अब वो रकीबों से जा मिले, दिल को हर आरजू से हम आज़ाद कर चले। आपके कमेंट्स मेरे पास बराबर आ रहे हैं, मैं आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया। अपनी बला से अब वो रकीबों से जा मिले, दिल को हर आरजू से आज़ाद कर चले, दिल को हर आरजू से आज़ाद कर चले। जिनकी जहाँ में मिल ना सकेगी कोई मिसाल, जिनकी जहाँ में मिल ना सकेगी कोई मिसाल, ऐसे सितम वो सैकड़ों ईजाद कर चले, जिनकी जहाँ में मिल ना सकेगी कोई मिसाल, ऐसे सितम वो सैकड़ों ईजाद कर चले। अफसाने बेरुखी के, अफसाने बेरुखी के करेंगे वो नामजद, अफसाने बेरुखी के करेंगे वो नामजद, जिनसे बयां हम अपनी ये रुदात कर चले। हम अपना समझ के बहुत कुछ किसी से कह देते हैं, लेकिन कई बार सामने वाला हमारा मुखालिफ भी होता है और वो इस तरह से करता है। अफसाने बेरुखी के करेंगे वो नामजद, जिनसे बयां हम अपनी ये रुदात कर चले। चश्मा वो और हैं जिन्हें खुशियाँ नसीब हैं, चश्मा वो और हैं जिन्हें खुशियाँ नसीब हैं, हम तो गमे हयात से दिलशाद कर चले, हम तो गमे हयात से दिलशाद कर चले। दुनिया तेरे ख्याल से आबाद कर चले, ठहरे जहाँ जहाँ भी तुझे याद कर चले। जिनकी खुशी के वास्ते लाखों जतन किए, जिनकी खुशी के वास्ते लाखों जतन किए, हाथों से अपने हमें वो बर्बाद कर चले, हाथों से अपने वो हमें बर्बाद कर चले। चश्मा वो और हैं जिन्हें खुशियाँ नसीब हैं, हम तो गमे हयात से दिलशाद कर चले, हम तो गमे हयात से दिलशाद कर चले गए। इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया, तहरीक वक़ाए उर्दू पेज का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम क़ारीन का बहुत शुक्रिया कि उन सब ने मुझे सुना और मुझे बराबर मेरे साथ रहे और मेरे साथ कमेंट की, मुझे कमेंट्स दे रहे हैं, वो बराबर लाइक कर रहे हैं। मैं उन सब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उम्र में बरकत दे, सलामत रखे, उनके घर में कोई परेशानी ना है, अल्लाह ताला उनके तरक्की दे, कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। और वक्त हो तो बताएं। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर हम फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बेशुमार दुआएं। खुदा हाफिज़। मेरा खुद का एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है, अगर आप चाहें तो अपनी कोई गज़ल, अपना कोई मजमून आप अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजें, इंशाअल्लाह ताला मैं उस पर अपलोड करूँगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।